गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आदर्श लसेटा आपका स्वागत करता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 5th लेक्चर में। कल हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2nd चैप्टर को स्टार्ट किया था। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एक्साइटेड होंगे आज के एक नए लेक्चर के लिए, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, ताकि वो याद रहे और अच्छे से एक लिंक बने पूरे चैप्टर की। उसके बाद हम आज के टॉपिक्स उठाएंगे। सबसे पहले मैंने कल आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बताया था। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना, वो डायग्नोसिस करवाते हैं जो, वैसे ही एक बिजनेस का भी डायग्नोसिस होता है। उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानना, उसे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बोलते हैं। फिर कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते वक्त। सबसे पहले इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस क्या है उस इंडस्ट्री में, साथ ही साथ वहाँ पे अपनी खुद की कॉम्पिटिटिव जो कैपेबिलिटीज है वो क्या क्या है, साथ ही साथ रिसोर्सेस आपके पास कितने हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस और मार्केट कंडीशंस। इन सबको ध्यान में रखकर ही आप आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जब वो आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखने जरूरी होते हैं। फिर हमने देखा था कि और भी क्या चीजें ध्यान में रखनी है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के पहले। मतलब भैया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेके रखनी पड़ेगी पहले, जब आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं, अपना डायग्नोसिस कर रहे हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्या बातें होती है वो। सबसे पहले छोटे छोटे जो डिसीजंस बनेंगे ना, उसी से आपकी एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार होती है। तो स्ट्रेटजी कोई अचानक से एक दिन में नहीं बनती, तो स्मॉल डिसीजंस से मिलकर ही एक बड़ी स्ट्रेटजी बनेगी सबसे पहले। साथ ही साथ एक्सटर्नल और इंटरनल काफ़ी सारे फैक्टर्स बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं, फर्क डालते हैं उसके ऊपर। तो आपको दोनों ही फैक्टर्स के बीच में एक वर्केबल बैलेंस बनाना है, जिससे कि आपका काम हो सके। क्योंकि जो फैक्टर्स है ना, वो कन्फ्लिक्टिंग भी है और डाइवर्स भी है। मतलब एक तो है भी बहुत ज़्यादा, और साथ में उनका आपस में टकराव ऐसा है कि शायद आपके बिजनेस में परेशानी आनी चालू हो जाए। तो आपको क्या करना है, उनके बीच में एक वर्केबल बैलेंस बनाना है। मैं सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चल रहा हूँ। फिर हमने देखा था रिस्क, कि रिस्क का भी एनालिसिस होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको क्या देखना है, पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करनी है जो भी आप स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, और आपके एनवायरनमेंट में कौन सी रिस्क है जो आपके बिजनेस को खराब कंडीशन में डाल सकती है या खराब सिचुएशन में डाल सकती है, उसके बारे में जानना। और उसके कंसिक्वेंसेस, कि वो कैसे आपके बिजनेस पे असर डालेगी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क दैट इज कंसिडर्ड इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जो रिस्क है वो कितनी तरह की होती है। देखिए, एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, एक तो बाहरी रिस्क हो सकती है जिसे एक्सटर्नल रिस्क बोलेंगे, एक जो अंदरूनी है अपनी खुद की है, वो इंटरनल रिस्क अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती है। लॉन्ग रन होती है, शॉर्ट रन होती है। लॉन्ग रन में मतलब एक्सटर्नल रिस्क के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल शायद दिया था, टेलीकॉम वालों का दिया था। हाँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री का दिया था। और जो इंटरनल वाले थे उनके लिए मैंने स्विगी जोमेटो वाला का एग्जाम्पल दिया था। तो ये ध्यान में रखना। फिर हमने देखा था फ्रेमवर्क क्या होता है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की ऐसी कौन सी किताब है जिसको ध्यान में रख के हम एक एक फैक्टर को ध्यान से एनालाइज कर सकते हैं। तो जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं, बाहरी इन्वायरमेंट के बारे में जान रहे हैं, तब आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। कस्टमर का एनालिसिस करना है, जिसको आप माल बेचने वाले हैं। कॉम्पिटिटर का करना है, मार्केट का करना है, इन्वायरमेंट का करना है। ये 4 चीजों का एनालिसिस करना है। उससे आपको क्या क्या पता चलेगा कि आपके जो बाहरी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वहां से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्या थ्रेट्स हैं आपके लिए बिजनेस के लिए, साथ ही साथ क्या ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं मार्केट में। फिर स्ट्रेटेजिक अनसर्टिनिटीज, कि आपकी स्ट्रेटेजी कहां जाकर फेल हो सकती है, क्या रिस्क आ सकती है, वो सब पता चलेगा कब, जब आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। इंटरनल एनालिसिस में हमने देखा था परफॉर्मेंस एनालिसिस और डिटर्मिनेंट एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या कि हमारी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सेल्स कितना करते हैं, प्रोडक्शन कितना करते हैं, ये सारी चीजें, क्वालिटी क्या है अपने प्रोडक्ट की। फिर डिटर्मिनेंट एनालिसिस में जब आप जाएंगे ना, तो स्ट्रेटजीज के बारे में जानना, कि ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस आपने आज बनाया तो पहले कोई स्ट्रेटजीज नहीं बनाई होगी, पहले कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी तो उन्होंने कैसे काम किया या कैसे काम नहीं किया, वो सारी चीजें जानना। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और आपकी नई नई स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपकी कौन सी बातें आपको मदद करती है और किन बातों के कारण आपको प्रॉब्लम होती है, वो चीजें भी जानना जरूरी है। उसके बाद हमने देखी थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस। क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट लिख के देता है, यानी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब काफी सारी स्ट्रेटजीज आ गई, तो अब बिजनेस के लिए कौन सी सुटेबल है उसमें से चूज करना। कि आपने बोला कि मेरे को तो बुखार भी आ रहा है, सर्दी भी है, मतलब आपने 2-3 तरीके के सिम्टम्स दिखा दिए, लेकिन उस सिम्टम्स में से ऐसा कौन सा है जिसको ठीक करने से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिखा जाएगा। तो अब सिलेक्शन होगा, चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। उसके बाद में आपने एक बार चॉइस कर लिया तो आपको उसको इंप्लीमेंट करना है।
इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? डॉक्टर आपको गोली दवाई लिख के दे देगा, आप उसका ट्रीटमेंट लेते जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। साथ ही साथ डॉक्टर आपको बोलेगा 2 दिन में असर आता है या नहीं आता है, तो फिर आप बताओ, तो आप इवोल्यूशन कर रहे हैं कि आपने जो स्ट्रेटजी लगाई है उसका क्या इवोल्यूशन निकल रहा है, क्या उससे बिजनेस में अच्छे इंपैक्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। और ये रिव्यू भी होता है फिर इसका कि स्ट्रेटजी और प्लान आपने जो किया, मतलब कि आपने एक बार एक डॉक्टर से जांच करवाई और उनके ट्रीटमेंट से आपको अच्छा असर मिला है, तो फिर आप रिव्यू करते हैं ना कि यार अच्छा असर मिला है, बुरा असर मिला है, जल्दी ठीक हुआ हूँ या लेट ठीक हुआ हूँ। तो बिजनेस में भी वैसा ही है, आप स्ट्रेटजी को चेक करते हैं कि अच्छा फायदा हुआ है, कितना ज्यादा रिटर्न मिला है, उससे हमारे बिजनेस को कितना फायदा हुआ है, ये सारी एनालाइज करते हैं आप, इसे रिव्यू करना बोलते हैं। फिर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट देखा था। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस और सिचुएशंस जो आपके बिजनेस प्लान्स, डिसीजंस और ऑपरेशंस पे असर डाले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके अंदर हमने 5 चीजें ऐसी देखी थी कि अगर ये बाहर का एनवायरनमेंट जो है ना, उसको अगर मैं ध्यान से समझूंगा तो मेरे को क्या 5 बातें ऐसी सीखने को मिलेगी, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे मिलेगी। वोट आई विल गेट बाय स्कैनिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ माई बिजनेस एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में मेरा बिजनेस है उससे अगर मैं इंटरेक्शन रखूंगा, उसके बारे में नॉलेज रखूंगा, उसको स्कैन करूंगा, तो मेरे को क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले आपको डिटरमाइन कर पाएंगे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। देखिए, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मिलती है, और जब इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी कमियां और अपनी ताकत पता चलती है, यानी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। तो ये पता करने के लिए आपको पहले स्कैन तो करना पड़ेगा। तो एनालिसिस करते वक्त आपको क्या क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज जो है उसको आप कैपिटलाइज करिए और पैसे कमाइए, और थ्रेट्स जो है उनको सेट ऑफ करने की कोशिश करिए अपनी स्ट्रेंथ से। फिर यह आपको डायरेक्शन देगा ग्रोथ के लिए। जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, उस पर काम करना चालू किया, तो आपका बिजनेस बड़ा होते चले जाएगा। फिर कंटिन्यूअस लर्निंग, आपने एक बार स्ट्रेटजी लगा ली और उससे कुछ फायदा हुआ और बाहर के एनवायरनमेंट को देख के ये किया था, तो ऐसा नहीं कि अब आप बाहर के एनवायरनमेंट को भूल जाएंगे और अपने ही रास्ते पे चलने लगेंगे। नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट से अपडेटेड रहना है, ताकि आप नई नई चीजें करते जाएं और कैपिटलाइज करते जाए उसे। कपड़े अगर मैंने आज अच्छी तरीके की एक डिजाइन मार्केट में लॉन्च कर दी एज एन आर्टिस्ट, और वो बिक रहा है, दुकान वाले उसको सब बेच पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के मैंने अपना नॉलेज अपडेट नहीं किया और लोगों को नहीं समझा कि आज उन्हें क्या चाहिए, तो फिर मेरा प्रोडक्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इमेज बिल्डिंग, मैं अपने ब्रांड की, मतलब मेरा बिजनेस है जो प्रोडक्ट बेचता है, उसको ब्रांड कैसे बनाऊंगा? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी मार्केट से, मतलब जिस इन्वायरमेंट में हूं ना, मैं उसको लेके कितना सेंसिटिव हूं, कि मैं लोगों को लेके, मेरे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए मैं कितनी जल्दी जल्दी अपडेशन लाता हूं, उनके प्रोडक्ट्स में अच्छा करता हूं, इनोवेशन लाता हूं। साथ ही साथ मैं कंपटीटर्स को की स्ट्रेटजीज को कैसे पकड़ के उनसे मैं डील करता हूं। ये सारी क्या है कि मेरा सेंसिटिवनेस बताता है कि मैं कितना सेंसिटिव हूं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके। मैं बहुत ध्यान रखता हूं आसपास की चीजों का। वो आप अगर कर पाते हैं तो आपकी इमेज बनती है, और उसी के चलते धीरे धीरे एक ब्रांड भी बनता है। इसमें हमने एप्पल और नाइकी का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाया है जो कि एक कंट्री तक सीमित नहीं है। फिर हमने मीटिंग कंपटीशन का देखा था, इसमें हमने स्विगी और जोमेटो का कंपटीशन देखा था कि कॉम्पिटिटर्स को कैसे पीछे छोड़े। तो उनकी स्ट्रेटजी को पहले एनालाइज करना और उसके बदले में अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी लेके आना जो उन्हें पीछे छोड़ दे, उसे कहते हैं मीटिंग कंपटीशन। ये कब करेंगे आप? जब आपको पता हो कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अब कॉम्पिटिटर है कहां पर? बिजनेस एनवायरनमेंट में, और आपको पता करना है कि वो क्या कर रहा है, तो उसके लिए पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे। उम्मीद करता हूं ये एक रिवीजन, जो क्विक रिवीजन, इससे आपको मदद मिलेगी और अच्छे से रिटेंशन हो गया और अब लिंक बन पाएगी आगे के टॉपिक्स के लिए। तो कल हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से। आज हम माइक्रो और मैक्रो पढ़ेंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि माइक्रो इंटरनल है और मैक्रो एक्सटर्नल है, इससे कंफ्यूजन मत रखना। आप इसको माइक्रो और मैक्रो की तरह ही लेना। मैं बता दूंगा कि कब इसको इंटरनल और एक्सटर्नल मानना है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है बिजनेस के आसपास जो डायरेक्टली और रेगुलरली उस पर असर डालता है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आपके आसपास जो आपको रोज ही आपके बिजनेस पे असर डालते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं? कंज्यूमर्स के साथ डेली डील करते हैं, तो कंज्यूमर्स हो गए सबसे पहले कि वो आपके बिजनेस पे रोज असर डालेंगे। आज नहीं खरीदा माल तो आपको पता लगेगा ना, आज धंधा अच्छा नहीं हुआ यार। कि आपकी अगर कोई किराना शॉप है तो आप कब बोलेंगे कि आज धंधा नहीं अच्छा नहीं हुआ? क्योंकि कंज्यूमर्स ने माल नहीं लिया। सप्लायर्स के कारण हो सकता है कि आपने आज सप्लायर से कुछ माल मंगाया और वो टाइम पे नहीं आया, या कुछ डैमेज्ड प्रोडक्ट आ गए, तो आपको उसी दिन असर आ गया, डायरेक्टली आया, क्योंकि आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट आ जाएगा।
साथ ही साथ इसके अंदर इंटरमीडियरीज भी हो गए कि मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आप रिटेलर है, तो आप होलसेलर आपका इंटरमीडियरी हो गया, और मैन्युफैक्चरर आपका मैन्युफैक्चर जो मेन है। अब इंटरमीडियरी कौन है? आपका जो माल सप्लायर करता है बीच में, तो उसे इंटरमीडियरीज बोलते हैं। या तो आप बेचने वाली साइकिल में भी देख सकते हैं कि आप एक होलसेलर है, आप रिटेलर को माल देते हैं, रिटेलर कंज्यूमर्स को देता है। तो अगर रिटेलर ही आपसे माल परचेज ना करे तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। तो ये सारे माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं। शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर देखिए, शेयर होल्डर्स अगर आपसे खुश नहीं है, आपके काम से खुश नहीं है, मैनेजमेंट से खुश नहीं है, तो क्या उनका जो ट्रस्ट है वो जरूरी नहीं है क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एक कंपनी के लिए उसके शेयर होल्डर्स बहुत जरूरी होते हैं। कारण क्या है कि अगर उन्होंने शेयर्स बल्क में अगर छोड़ना चालू कर दिए आपके खराब डिसीजंस के चलते और अच्छा बिजनेस ना चलने के कारण, तो आपकी जो शेयर है ना, जो शेयर प्राइस रहती है मार्केट में, वो कम होते चले जाएगी। उसके कारण आपके बिजनेस की वैल्यूएशन गिरने लगेगी। फिर एम्प्लॉयज भी बहुत जरूरी है डे टू डे लाइफ में, और रेगुलरली इम्पेक्ट कोई कर सकता है तो वो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा करते हैं। आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई काम चल रहा है, अगर मजदूर स्ट्राइक कर देते हैं, वो काम अच्छे से नहीं करते हैं, इफिशियंट नहीं है, तो उससे आपके बिजनेस पे डायरेक्ट असर आता है। और मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है, लोग फटाक से मतलब एक खबर यहाँ हुई नहीं कि दूसरी जगह पता चल जाएगी। तो ये होता है, इस कारण से आपको डायरेक्ट असर आ सकता है। मतलब आप देखते होंगे कि आजकल काफी दुकानों पे जाते हैं, फूड ब्लॉगर्स जाते हैं, और वहां पे या तो उन्हें एक दिन में फेमस कर देते हैं, या तो एक दिन में नाम खराब कर देते हैं कि ये हाइजेनिक फूड नहीं दे रहे हैं, या इनके पास तो ये काफी खराब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैगी में कुछ भी डाल दे रहे हैं। तो ये सब चीजें मीडिया से एक जगह से दूसरी जगह फैलना बहुत आसान हो गया आजकल, और इसके कारण आपके धंधे पे डायरेक्ट असर आ सकता है। मान लीजिए कोई फूड ब्लॉगर जाता है, आपके बिजनेस पे आता है, मतलब आपका कोई ठेला था मान लो, उस ठेले पे चले गया वो, और उसने ब्लॉग बना लिया कि यार यहाँ पे तो कमाल का ये पानीपुरी वगैरह मिलता है, तो उसका बिजनेस अगले दिन से चलने लगेगा। लोगों को पता चला कि वायरल हो गया, यहाँ जाके कंटेंट बनाएंगे तो हमारा कंटेंट चलेगा, तो जाके वहां से खरीदना चालू करते हैं। तो बिजनेस पे डायरेक्ट असर आया है नहीं आया? तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि आपके बिजनेस पे रेगुलरली यानी रोज और डायरेक्टली असर करते हैं। अब हमें यह देखना है कि विद इन द माइक्रो इन्वायरमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। कुछ ऐसी बातें होती है माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए हमें कि हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स है, कुछ सीमाएं हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला क्या है? द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड। कौन काम करता है और कैसे काम करता है, यानी आपके एम्प्लॉयज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या वो एक्साइटेड है, क्या वो मोटिवेटेड है, क्या उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है, या आप उन्हें निकालने वाले हैं, अनसिक्योरिटी है, अनस्टेबिलिटी है उनके पास, वो उत्साहित होकर आपका काम नहीं कर पाते हैं इफेक्टिव मैनर पे, यानी सही टाइम पे सही प्रोडक्शन खत्म नहीं हो पा रहा है। तो ये कैरेक्टर उनका जानना जरूरी है। साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, कि जहां पर जितने लोगों की जरूरत है वहां पर उतने ही लोग हैं क्या, या जहां पर जिस इंसान की जरूरत है वो उसी इंसान वही काम कर रहा है क्या। देखिए जैसे कि ऑडिट के लिए भी होता है ना, तो ऑडिट के लिए भी जब प्लानिंग होती है ना, तो उसमें वो लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर होता है ना, जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज मतलब वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, सही लोगों को सही जगह लगाना, ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा एम्प्लॉयज के केस में। तो वो एक्सपर्ट्स को लगाएंगे ऐसे मैटर्स पे जहां पे जो फ्रॉड है उसको पकड़ना मुश्किल हो, या आपको इजीली वो ट्रांजेक्शन समझ में ना आए। अब मान लीजिए कहीं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, तो क्या वहां पर एक्सपर्ट की जरूरत है? नहीं, वहां पे ज्यादा लोगों की जरूरत है ताकि काम जल्दी खत्म हो पाए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस ऑन विच द फर्म रिलाइज फॉर इट्स बिजनेस। अभी किसको माल बेच रहे हो भाई? अभी आप अपना प्रोडक्ट किसको बेच रहे हो? उन्हीं से आपका धंधा चल रहा है। मान लीजिए एक दुकानदार है, वो एक मोहल्ले में है, वो उसके आसपास के लोगों को माल बेचता है, तो उन्हें उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखने पड़ेंगे ना, तभी तो उसका बिजनेस जिस पे आज वो निर्भर है। ऐसा तो है नहीं कि देखिए हर मोहल्ले में एक दुकान होती है किराना मान लीजिए, तो उसे कम से कम उस उन लोगों पे जो कस्टमर बेस उसका आज है उनका ध्यान रखना और उनके साथ एक रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करना जरूरी है। ये उसके माइक्रो एनवायरनमेंट पे, उनके साथ अगर रिश्ता बिगड़ा तो काम बिगड़ जाएगा। मान लीजिए ऐसा दुकानदार है जो उसके कस्टमर से डेली बहस करते जा रहा है, तो हो सकता है कल को एक नई किराना दुकान खुल गई तो सब लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो रोज असर डालते हैं और सीधा असर डालते हैं आपके बिजनेस पे। तो इनको ऐसे समझना है, आपको रिलेशनशिप्स मेंटेन करनी है अच्छे से बिजनेस को चलाने के लिए। द वेज इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस। अब ये क्या जरूरी पॉइंट नहीं हो गया क्या? आप माल बनाएंगे, बेचेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, पैसे भी तो लाने पड़ते हैं कुछ माल खरीदने के लिए।
आप जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए कुछ पैसा लगता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के लिए पैसा लगता है, रेंट देने के लिए पैसा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए पैसा लगता है। वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूँ मैं। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपकी डे टू डे लाइफ की जो बिजनेस डेली ऑपरेशंस है ना, उनके लिए जो खर्चा चाहिए होता है वो कहाँ से आप फाइनेंस करते हैं? तो वो फाइनेंस जहाँ से करते हैं वो भी ज़रूरी है। क्या आपको आसानी से पैसे मिल पाते हैं? अगर आपको आसानी से पैसे नहीं मिल पाएंगे तो आप क्या ज़्यादा स्टॉक रख पाएंगे? क्या नहीं, आप कम स्टॉक रख पाएंगे कि जितना बेचा उतना ही कल खरीद सकता हूँ और उसको उसी साइकिल में चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा फाइनेंस अच्छा है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है और रोटेशन अच्छा कर पाता हूँ मैं, तो इसके कारण मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। मैं ज़्यादा माल को रोटेट कर सकता हूँ, इन्वेंट्री कम मेंटेन करके भी मेरा काम हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है मैं कल वापस खरीदने जा सकता हूँ। फिर हु आर द फर्म सप्लायर एंड हाउ आर द लिंक्स बिटवीन द टू बीइंग डेवलप्ड। माल किससे खरीदते हो और कैसे मिले? आपके जो सप्लायर्स है ना, आप उनसे कैसे मिले हैं ये भी बताना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना। मान लीजिए आप अपने कोई रिलेटिव पर्सन से खरीदते हैं, तो ऐसा होता है ना भाई, रिश्तों में दरार आ सकती है कि आप अपने पहचानने वाले से खरीदेंगे ना तो वहां पे व्यवहार नहीं रह पाता है। मतलब आप सही से, मान लीजिए आपके पैसे डुबा दिए तो आप मांग नहीं सकते हो, नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके सप्लायर्स ऐसे हैं जो जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके सप्लायर्स ऐसे होने चाहिए जो आपको रेगुलर माल सप्लाई कर दे, क्रेडिट पीरियड अच्छा दे। यानी आप एक जो साइकिल होती है ना क्रेडिट पीरियड की, वो आपको मिले कि मान लीजिए 30 दिन तक आपने पैसा नहीं दिया, 30 दिन बाद देंगे तो चलेगा, रोटेशन बना रहे। तो जो भी ट्रेड्स होते हैं ना, ये ट्रेडिंग वाला जो काम है उसके अंदर ये ट्रेड पीरियड का बहुत महत्व होता है, जो क्रेडिट पीरियड होता है। फिर द लोकल कम्युनिटी विद इन विच द फर्म ऑपरेट्स। आप जिस बिजनेस, मैंने लोकल कम्युनिटी बताया था ना, तो ध्यान से सुनिए। एक मोहल्ला है, उसके अंदर अगर किराने की दुकान है और वहां पे उसके जो कस्टमर्स होंगे वो तो है ही है, साथ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वहां पे नहीं जाते हैं। इसके लिए अगर एग्जाम्पल को मैं थोड़ा उल्टा लेके जाऊं तो मान लीजिए एक चाय की दुकान है एक मोहल्ले में, तो उसके कंज्यूमर्स कौन हो जाएंगे? जो अपने घर पे चाय नहीं पीते हैं और बाहर आके पीते हैं। लेकिन आसपास कुछ और भी तो लोग रह रहे होंगे जो अपने घर में ही पीते हैं, लेकिन वो आसपास बस हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है बिजनेस के साथ। वो उसके अंदर ना कंज्यूमर से ना सप्लायर से कुछ भी नहीं है। तो वो जो लोकल कम्युनिटी है उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपकी चाय की दुकान है और आप जो डिस्पोजल्स है उन्हें ऐसे ही फेंक दे रहे हैं और वहां पे जो कचरा फैला रहे हैं, उसके कारण क्या उनकी सोसाइटी का नाम खराब होता है, तो भी आप पे ब्लेम आएगा, आपके बिजनेस पे ब्लेम आ सकता है। तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपका एक कैफे है, कैफे के अंदर साउंड चल रहा है, साउंड सिस्टम्स आजकल बहुत चलते हैं, तो आप तेज वॉल्यूम में चलाएंगे तो शायद वो कंप्लेंट्स करे आपके बारे में, जो भी आसपास के आपका नगर पालिका है, नगर निगम है, उनको। तो ये बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो लोकल कम्युनिटी में आप बिजनेस कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर द डायरेक्ट कंपटीशन एंड कंपेरेटिव परफॉर्मेंस। आपका डायरेक्ट कंपटीशन कौन है? मतलब मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसके अंदर अगर दो कैफे हैं, तो डायरेक्ट कंपटीशन कौन हो गया? इसके लिए ये और इसके लिए ये आपका डायरेक्ट कंपटीशन है। फिर कंपेरेटिव परफॉर्मेंस, कि वो कब ज़्यादा अपना माल बेच पा रहा है, वो क्या यूनिक करता है, क्या उसकी चाय में कुछ अलग बात है। वैसे ही अगर इसको बड़े लेवल पे जाके देखें ना, तो आपका सैमसंग है, आईफोन है, ये सारे मोबाइल्स जो है ना, ये अपने डायरेक्ट कंपटीशन पे नजर रखते हैं। ये उनके माइक्रो एनवायरनमेंट में आ गया। ध्यान से सुनिए, आज अगर आईफोन कुछ नया निकाल देगा ना तो डायरेक्टली सैमसंग के उस पर असर आएगा। क्यों? क्योंकि लोग फटाक से स्विच कर सकते हैं, इसलिए उसको इस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीधा असर डालेगा इस पे और रोज डाल सकता है। कि और स्विगी और जोमेटो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल। क्यों? क्योंकि रोज उनको नई स्ट्रेटजीज बनानी है, तो रोज वो कुछ ना कुछ करामात करते रहते हैं। तो क्या होगा, स्विगी नए नए कोड लगाते जाएगा, जोमेटो का धंधा नीचे आता जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कर क्या रहा है और उसके साथ कंपेयर करते चलना है कि क्या मैं इससे बेहतर हूं या नहीं। तो हमने 6 टॉपिक्स इसमें देखे, 6 पॉइंट्स देखे हमने कि जो आपको ध्यान में रखने अपने माइक्रो एनवायरनमेंट को समझने के लिए, या माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले एम्प्लॉय कौन है आपके, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और उनका क्या कैरेक्टर है। साथ ही साथ आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस क्या है जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस के लिए रिलाय करते हैं। मतलब आज आप जिसको मान लीजिए, जो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ उसका ऐसा मतलब निकाल लीजिए कि 90% माल आप उन लोगों को सेल करते हैं, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा अगर ये लोग खरीदना बंद कर दें। तो आपको उनका ध्यान रखना है। फिर तीसरा हमने देखा था द वेज इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस। कौन से तरीके से फर्म अपना फाइनेंस लेता है, क्या बैंक से लेता है, क्या इरेगुलर जो उनके ऐसे मान लीजिए आप बैंक से पैसा लेते हैं ना, तो ठीक है कि वहां पे एक फॉर्मेट होता है, लीगल फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती है आसानी से। लेकिन आपने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से
भाई से पैसे उधार ले लिए और वो कल आप माल लेके आए और फिर वो आपसे पैसे मांगने आ गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट से कहीं से उठा के पैसे उसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप माल बेच नहीं सकते हो उस टाइम पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ये पता करना जरूरी है कि पैसा कहाँ से उठाया आपने, क्या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से उठाया है, क्या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। अगर ऑर्गेनाइज्ड से भी है तो उसमें देखना है कि स्टेबिलिटी कितनी है उस पैसे की, कब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। फिर आपके फर्म के सप्लायर्स कौन है और आपकी उनके साथ लिंक कैसे बनी, ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी इसमें चैनल का आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके सप्लायर्स कितने बड़े हैं, वो आसपास के कितने और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी क्या माल सप्लाई करते हैं ये जानना। फिर लोकल कम्युनिटी, आप जिन लोगों को माल बेचते हैं या जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके अलावा जो भी आपके आसपास है ना लोग जो आपके बिजनेस पे असर डाल सकते हैं या आपकी एक्टिविटीज से उन पर फर्क पड़ता है या उनके ऊपर भी असर आता है इसका डेली लाइफ में, तो फिर वो आपकी लोकल कम्युनिटी के आसपास आ गए, तो उनसे भी रिलेशंस मेंटेन करना और उनका भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। फिर डायरेक्ट कंपटीशन, जो आपका डायरेक्ट कंपटीशन है इसके लिए स्विगी जोमेटो जरूर याद रखना है, क्योंकि वो ऐसा है ना, आपको सिंपल पता चल रहा है कि डायरेक्ट असर आने वाला है और रोज असर आने वाला है, डायरेक्टली एंड रेगुलरली। तो माइक्रो एनवायरमेंट होता ही वही है कि आपका डायरेक्टली असर आएगा और रेगुलरली भी आएगा। उसके बाद हम देखेंगे मैक्रो एनवायरमेंट क्या होता है। मैक्रो एनवायरमेंट इट हैज ब्रॉडर डायमेंशंस देन माइक्रो एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स माइक्रो एनवायरमेंट क्या होता है, छोटा, मैक्रो यानी बड़ा, बड़े लेवल पे। तो माइक्रो एनवायरमेंट में अगर असर आ रहा था उन चीजों का जो रोज हो रही है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस पे असर डालती है। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर शायद वो चीजें होगी जो बाहरी होगी, जो मेरे बिजनेस पे शायद डायरेक्ट असर ना डाले, लेकिन मेरे आसपास हो रही है, तो असर तो आने वाला है। आज आए ना आए लेकिन आएगा जरूर। तो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, रेगुलरली भी हो सकता है, इनरेगुलरली भी हो सकता है। It has broader dimensions than microenvironment as it consists of economic, socio-cultural, technological, political, legal factors. अब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इन्हें और डिटेल में नीचे बताऊंगा मैं आपको, शांति रखिएगा। कि आपका जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, माइक्रो के अंदर मैंने क्या क्या चीजें बताई कि कॉम्पिटिटर्स कौन है, कस्टमर्स कौन है आपके, आपकी लोकल कम्युनिटी क्या है, ये सब एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, इनकी बात कर रहे थे। अब ये वैसे ही यहाँ पर भी कुछ पॉइंटर्स है, उनका ध्यान में रखना रहेगा। As such factors are outside the firm, which can lead to opportunities for or threats to the firm, but cannot be controlled by firm. अब ये ऐसे फैक्टर्स है ना जो फर्म के आउटसाइड है, मतलब ये जो एक बिजनेस है ना इसका दायरा क्या होता है कि मेरा कंज्यूमर, मेरा सप्लायर, मेरे कॉम्पिटिटर्स जिनसे मैं compete कर रहा हूँ उनका परफॉर्मेंस क्या है, मेरे एम्प्लॉइज, इसके बारे में होता है माइक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट क्या बोलता है कि मेरे दायरे के बाहर जो फैक्टर्स है ना जो मेरे बिजनेस पे असर डाल सकते हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो माइक्रो एनवायरमेंट का हिस्सा होते हैं, सॉरी जो मैक्रो एनवायरमेंट का हिस्सा होते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स है ना जो आपके बिजनेस पे असर तो डालेंगे लेकिन आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हो, मैं अभी बताता हूं कि वो है क्या क्या, उससे आपको समझ में आएगा कि ये आपके हाथ के दायरे के बाहर एकदम। इसके लिए पेस्टल, अ टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरमेंट, ये ऐसा टूल है जिस मतलब आपको अगर मैक्रो एनवायरमेंट का एनालिसिस करना है ना, पहले हम क्या देख रहे थे कि बिजनेस एनवायरमेंट है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यही इन्वायरमेंट को अगर अपन माइक्रो और मैक्रो के हिसाब से देखें, छोटे और बड़े के हिसाब से देखें, तो कैसे बाइफरकेट करेंगे। माइक्रो का मैंने बताया, आपको 6 पॉइंट्स बताए, वो ध्यान में रख के आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट जो आपके दायरे के बाहर का इन्वायरमेंट है लेकिन आप पे असर डालता है, उसको कैसे एनालाइज करना है, उसका ये टूल है पेस्टल। तो P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल और L स्टैंड्स फॉर लीगल। सबसे पहले पॉलिटिकल। पॉलिटिकल से आपको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है। मान लीजिए एक कंट्री के अंदर ना काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, हर स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है। साथ ही साथ कभी कभी गठबंधन सरकार भी होती है, कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है। तो अब क्या होता है कि हर पार्टी की ना एक आइडियोलॉजी अलग होती है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है। तो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स होते हैं ना वो आपके बिजनेस पे कैसे असर डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी बहुत अग्रेसिव होती है, तो वो जब उसकी सरकार बनेगी ना तो वो बाहर वाली कंट्रीज की जो पड़ोसी कंट्रीज है उनसे लड़ाई करना, वॉर करना, ये काफी फ्रिक्वेंट हो जाएगा। तो वॉर आप पे असर डालेगी आपके बिजनेस पे, क्योंकि वॉर अगर बाहर चलेगा तो आपके अंदर का जो बिजनेस है ना वो ठप हो सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को इसको काफी नुकसान हो सकता है, और खासकर जो बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं वहां पे उन स्टेट्स में भी काफी प्रॉब्लम होती है। फिर डिक्टेटरशिप,
ये आपको ये चाइना में नहीं, सॉरी, ये आपको पाकिस्तान वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आर्मी कभी भी टेक ओवर कर लेती है और पूरा जो उनका जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिकल जो एरिया है वो पूरा बिगाड़ देते हैं, वो अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। फिर फैसिलिटीज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अगर ऐसा ना कि अपने को बिजनेस ग्रोथ लेके आना है, अपने को बिजनेस आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात का स्टेट था उसके अंदर रतन टाटा को बुलाया था ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके नैनो का प्लांट डालने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की पार्टी थी उस समय जो गुजरात में थी, उनका ये मानना था कि बिजनेस को मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और जो हमारे स्टेट के लोग हैं उनका फायदा हो। तो ऐसी सोच रखने वाली पार्टीज के कारण क्या होगा कि आपके बिजनेस पे असर आएगा। डायरेक्टली नहीं आया कि सिर्फ आपके बिजनेस की बात नहीं हो रही है, सभी पे आएगा, लेकिन सबके अंदर तो आप भी आ गए ना। तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो अकेले कि सरकार बदल जाए, लेकिन असर तो आप पे आएगा। फिर वेस्ट रिडक्शन पॉलिसी, ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई हमें वेस्ट नहीं करना है। हमारी जो टेक्नोलॉजी से, मैंने कल ये एनर्जी का एग्जांपल दिया था कि सरकार आजकल चाहती है कि ना आप एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दें, ऐसी चीज़ों पे जो कि ग्रीन एनर्जी वगैरह से काम चल जाए, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बचे, या मान लीजिए आपका ये पेट्रोल वगैरह का कंजम्पशन कम करके हम ईवीज को चलाएं। ऐसी पॉलिसीज पे ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। फिर हाई टैक्सेस, पॉलिटिकल पार्टी को अगर नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं वो। अब देखिए ना, सरकार 5 साल के लिए ही बनती है, तो सबको अपने पैसे वापस चाहिए जो उन्होंने इलेक्शन में खर्च करें। तो हाई टैक्सेस लगाना, आइडियोलॉजी को गलत तरीके से यूज़ करना, अपना जो सोच है उसको गलत तरीके से सोच करके देश का नुकसान करना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए सारे कि एक सरकार की सोच क्या हो सकती है उसके ऊपर है। इसके अंदर पॉलिटिकल को आप सिर्फ पॉलिटिकल ना देखें और गवर्नमेंट भी इसको काउंट कर लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की भी चीज़ें इसमें अंदर आ गई है। क्योंकि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जब वो सत्ता में आती है, यानी जब वो रूलिंग पार्टी बनती है, तब वो आपके बिजनेस पे असर डाल सकती है। आपके बिजनेस पर नहीं, पूरे इन्वायरमेंट पे डालती है। इसलिए तो वो मैक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। दूसरा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, आर्थिक स्थिति। हाई जीडीपी, अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब है, तो अगर आपकी जीडीपी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं, सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा एक देश के अंदर दी जा रही है। इसका मतलब ऐसा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं। अगर जीडीपी अगर हाई है तो इसका मतलब यही निकल के आएगा। तो अगर आपके देश की जीडीपी अच्छी चल रही है ना, तो आपके बिजनेस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। जीडीपी कम जा रही है, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है। फिर प्राइस इन्फ्लेशन, अगर आपको माल ही महंगा मिले, मतलब मान लीजिए आप एक प्रोडक्शन वाले हैं और आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं अगर वो महंगा मिलेगा इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन के चलते, तो क्या आप उसे सस्ते में बेच पाएंगे? नहीं। इसके कारण आपके बिजनेस पे असर आया, डायरेक्टली नहीं आया लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर आएगा इन्फ्लेशन का असर। फिर सेचुरेटेड मार्केट्स, मार्केट पूरा भर चुका है। मतलब मान लीजिए एक छोटी कंट्री है और उसके अंदर जो कंज्यूमर्स है ना वो काफ़ी लिमिटेड है, तो आपको जितना भी माल देना था, सप्लाई करना था, वो आप कर चुके हैं और अब आपके पास स्टॉक्स पड़े रह जा रहे हैं, माल बिक ही नहीं रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपकी छोटी मोटी दुकान अगर एक एरिया में है और वहां पर लोग आसपास आ ही नहीं रहे, माल मतलब सबके पास भरपूर चीज़ें हैं और वो खरीदने ही नहीं आ रहे, तो फिर मार्केट सेचुरेट हो गया कि आप वहीं थम गए, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। हर दिन थोड़ा बहुत बिकेगा लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो उसे बोलते हैं सेचुरेटेड मार्केट। इससे भी आपके बिजनेस पे असर आएगा। फिर हाई लोन रेट्स फॉर कंपनीज, ये इकोनॉमिक है। देखिए, अगर कंपनीज को फाइनेंस चाहिए बड़े प्लांट्स लगाने का, मशीनरीज लेने का, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने का और बिजनेस को बढ़ाने का, एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस लेने गए और अगर वो पैसा महंगा मिलेगा तो क्या बिजनेसमैन ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, क्या ज़्यादा बिजनेसेस डाल पाएंगे, और क्या वर्किंग कैपिटल के लिए भी तो फाइनेंस चाहिए ना आपको, डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। तो वो नहीं मिलेगा तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पाएगा। तो ये थे इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन्फ्लेशन ध्यान में रखिएगा, जो फाइनेंस के रेट्स जो हैं कि आप कहीं से पैसा लेते हैं उसके जो इंटरेस्ट रेट्स वो असर डालेंगे, साथ साथ में जीडीपी असर डालेगी कंट्री की। उसी के साथ साथ सेचुरेटेड मार्केट में क्या हलचल चल रहा है वो भी आप इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर ही गिनेंगे। तो हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स देखे जिसके अंदर गवर्नमेंट फैक्टर्स भी मान लीजिएगा, दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे। अब हम देखेंगे सोशल फैक्टर्स। परचेजिंग हैबिट्स, आपके एनवायरनमेंट में लोगों की खरीदने की हैबिट्स कैसी है। मतलब मान लीजिए कि क्या वो फ्रीक्वेंट बायर्स हैं,
क्या वो उनकी सोच के हिसाब से वो अलग तरीके से चलते हैं? यहाँ पे सोशियो कल्चरल दोनों चीज़ें मान के चलिएगा कि मान लीजिए मैंने कल इंडिया का शायद एग्जांपल लिया था कि अगर आप एक कंट्री के अंदर है इंडिया जैसी, तो यहाँ पर रिलीजन को बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तमिलनाडु वाली साइड है ना, अगर मैं वहाँ पे लुंगी वगैरह का, इडली वगैरह का बिजनेस लगाऊंगा तो वो अच्छे चलने की चांसेस है। वैसे ही अगर पंजाब की साइड जाऊंगा और छोले भटूरे वगैरह का बिजनेस लगाऊंगा, या मैं वहाँ पर पगड़ी वगैरह का धंधा करना चाहूँगा, तो वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। कारण क्या है कि वो रिलीजन उसको सपोर्ट करता है, वो वहाँ का जो कल्चर है ना, वो उस बिजनेस को सपोर्ट करता है, तो वो उसका बिजनेस इन्वायरमेंट बन जाता है कि अब हम देखेंगे सोशल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। सोशल और कल्चरल। सोशल का ऐसा होता है ना कि आप एक जगह पे होते हैं तो वहाँ का एक कल्चर होता है। जैसे अगर साउथ इंडिया में मैं जाऊँगा तो वहाँ पे लुंगी वगैरह पहनने का कल्चर है, और ऊपर की तरफ जाऊँगा तो वहाँ पे छोले भटूरे खाने का एक कल्चर टाइप ही है वो। साथ ही साथ वहाँ पर पगड़ीस वगैरह पहनने का कल्चर है। तो वहाँ पर ऊपर क्या सपोर्ट करेगा मेरे को? वहाँ का जो कल्चर है और वहाँ की जो सोसाइटी है उसके हिसाब से मेरे को सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर भी वैसा ही है, मतलब साउथ इंडिया में भी वैसा ही है। वैसे ही अगर गुजरात में जाऊँगा तो वहाँ पे अलग तरीके का बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है या सोसाइटी है, वहाँ से हमको एक बिजनेस एनवायरनमेंट अलग मिलता है और एक अलग तरीके का सपोर्ट मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को। परचेजिंग हैबिट्स क्या है वहाँ के लोगों की, वो ध्यान में रखना। जैसे अगर मैं जाऊँगा ना भाई कि यहाँ से अगर मैं पंजाब जाऊँ और मैं वहाँ पे सोचूं कि मैं इडली वगैरह बेच दूँ, तो नहीं चलेगा। उनकी अलग चीज़ें खरीदने की वो हैबिट्स हैं, उनको आदत ही अलग चीज़ों की है। मैं उनको एक नई आदत नहीं बना सकता फटाक से जाके वहाँ पर। फिर बजट पर हाउस होल्ड। अब देखिए, जो इकोनॉमिकली अगर अपन देखें ना, तो जो नीचे वाले साउथ इंडियन वाली साइड है ना, उनके पास जो है ना सारे लोग लिटरेट है, अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं और सभी जॉब्स करते हैं, तो अच्छा पैसा कमाते हैं। एक इन्वायरमेंट उनका सपोर्टिव है कि वहाँ पर आप अच्छी चीज़ें भी बेचेंगे ना। जैसे बेंगलोर जैसी सिटी के अंदर जो लग्जरी आइटम्स देना, अच्छी कार्स खरीदना, ये वहाँ पे चल सकता है। वहाँ पे अगर मैं ऐसी चीज़ें बेचूंगा तो चल जाएगी। लेकिन वहीं पे मैं अगर ये चीज़ें बिहार में बेचना चाहूँ तो चलेगी क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो पर पर्सन है ना, वहाँ पे मजदूर लोग ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग हैं ज़्यादा जिनके जो इनकम है वो स्टेबिलिटी नहीं है। काफ़ी लोगों की है लेकिन काफ़ी लोगों की नहीं भी है। और नीचे वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी है। तो क्या मेरा फ़र्क आया ना? ये फ़र्क कैसा है कि उनकी इनकम अलग अलग है और वो खर्चा भी उसके हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। फिर ट्रेंड्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इन आवर कंट्री। अपने मैंने बताई था पहले ही कि हर स्टेट में जाओगे उसकी एक अलग यूनिकनेस है, अलग तरह की चीज़ें चलती है, और वो बिजनेस इन्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही असर डालेगा और वैसे ही वहाँ पे प्रोडक्ट्स चलते हैं। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज, टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल रिसोर्सेज। एक कंट्री के अंदर क्या टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम हो रहा है। अगर इंडिया के अंदर 1947 की कंडीशन में और अब देखें, और यूएस में 1947 में इंडिया से कंपेयर करके देखें, मतलब मैं कंट्री से कंट्री को भी कंपेयर कर रहा हूँ और कंट्री को एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन से भी कंपेयर कर रहा हूँ, तो काफ़ी अंतर है कि इंडिया शायद 1947 में पीछे था लेकिन यूएस आगे था। कारण क्या था कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ पर उस बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती थी और यहाँ पर उस टाइम पे नहीं ज़रूरी थी, लेकिन आज है। एक समय में हो सकती ज़रूरी ना हो लेकिन दूसरी समय पे है। हो सकता है एक जगह पे ज़रूरी ना हो लेकिन दूसरी जगह पे है। यानी बेंगलोर में टेक्नोलॉजी का महत्व ज़्यादा है। आईटी फर्म से, आईटी हब बोलते हैं उसे इंडिया का हम, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का महत्व ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, ऐसे पिछड़े स्टेट्स की बात करूँ, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर तो नेटवर्क अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे करेंगे आप? कितना कर लेंगे? या अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आप वहाँ पे बेच ही नहीं सकते। मैं वहाँ जाके लैपटॉप बेचना चाहूँ तो कितने बेच लूँगा भाई? नहीं बेच सकती ना, कोई कंपनी ज़्यादा नहीं बेच सकती। कारण क्या है कि यहाँ पे लोगों को नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है और एक्सेस ही नहीं है इतना, तो वो करेंगे क्या उसका? फिर द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। आपकी जो कंट्री है उसके अंदर क्या लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है? पाकिस्तान को नहीं है, इंडिया में है, जापान में है। जापान की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे है, हमसे भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। कारण क्या है कि वहाँ पे आपको बहुत पहले से ही उसमें एक्सपर्टीज सिखाते जा रहे हैं। तो अगर आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका आपको अच्छे से नॉलेज रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप फ़ायदा उठा पाएंगे उसका कि आपको क्या सर्व करना है अपने इस बिजनेस इन्वायरमेंट में। द लार्जेस्ट डेवलपमेंट्स टूल्स रिसर्च। क्या रिसर्चेस चल रही है आसपास टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए? क्या डेवलपमेंट्स करे जा रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करी जा रही है जिससे कि एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपको नज़र आ रहा है?
जैसे अगर आजकल आप आसपास देखेंगे तो ईवीज आई थी, अब उनके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनना चालू हो गए। तो ये आपको एक डेवलपमेंट दिख रहा है कि पहले रिसर्च हुई, उन्होंने ईवीज निकाली और उसके बाद में स्टेशन बनना यानी डेवलपमेंट्स भी चालू हुए। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है, तो वहाँ पर जिस हर जगह नहीं चालू करेंगे। अगर आपने देखा ब्लिंकिट जो ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप वगैरह है, ये पहले दिल्ली साइड से उन्होंने डेमो के तौर पर स्टार्ट किया। कारण क्या, उन्हें पता था कि लोग कहाँ पर ज़्यादा बिजी हैं। मुंबई और दिल्ली ये मेट्रो सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, तो वो ऑनलाइन ऐप से सामान मंगाना ज़्यादा प्रीफर करेंगे बजाय कि वहाँ जाना, ट्रैफिक में इतना दूर जाना और परचेस करके लाना। तो उन्होंने सही तरीके से उस इन्वायरमेंट को पहचाना कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी की कदर है और क्या टेक्नोलॉजी काम में आ सकती है, कौन से इन्वायरमेंट में। फिर मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर ज़्यादा आते हैं ना, फ्रिक्वेंट चेंजेस अगर आपके इन्वायरमेंट में आते हैं, तब भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने मान लीजिए आज एक मशीनरी खरीदी और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आया, कुछ नई चीज़ें आ गई। अब इसके कारण होगा क्या कि आपके कॉम्पिटिटर्स वो माल लेके आ जाएंगे, नई मशीनरीज ले आएंगे, नया कैपिटल जो भी लगा देंगे अपना और अच्छे से ग्रोथ करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आसपास के इन्वायरमेंट में कैसे चल रहा है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर लीगल क्या होता है, काफ़ी सारे लॉज बने हुए हर चीज़ पे। कंपटीशन के लिए कंपटीशन एक्ट है, कंपनीज अगर कोई भी काम करी तो कंपनीज लॉ है उसके लिए। पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर आप है तो पार्टनरशिप के ऊपर लॉ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर लॉ है। इस तरीके के काफ़ी सारे बिजनेस लॉस हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के बिजनेसेस के लिए अलग अलग परमिट्स और लाइसेंस भी लगते हैं। आपको माइनिंग करनी है उसके लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस है। अगर आपको एल्कोहलिक शॉप खोलनी तो उसके लिए, लिकर शॉप खोलनी तो उसके लिए भी आपको अलग से लाइसेंसिंग प्रोसेस है। तो ये परमिट्स वगैरह ना आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनके अंदर अगर चेंजेस आए तो बिजनेस पे भी चेंजेस आएंगे। मान लीजिए कि आपको एक जगह परमिट था कि आप यहाँ पे शॉप लगा सकते थे, मतलब एक पर्टिकुलर, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि नगर निगम वाले जब आते हैं ना, अगर आपने ध्यान दिया हो कि सिटीज़ में क्या होता है कि लोग ठेले लगा कर सब्जी बेचते हैं एक फुटपाथ पे, तो जब नगर निगम वाले आते हैं ना वो उन्हें खाली करवा देते हैं। तो ये एक कानून है कि जहाँ पर मान लीजिए लोग नगर निगम वाला सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे लगा लीजिए और व्यवस्थित करके अपना बिजनेस चला सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कलेक्टर आया जो चाहता है कि आपकी सिटी में ऐसी जगह पर कहीं पर भी लोग ठेले लगा के सामान बेचना ना चालू करे और पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, ऐसा काम ना हो, तो वो शायद उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स बना देगा। तो आपको बाहर के लॉ का भी ध्यान में रखना है कि आपका लीगल इन्वायरमेंट कैसा है। सबसे पहले आपने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखा, उसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखा, फिर सोशल इन्वायरमेंट देखा, फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखा, और अपना लीगल देखा। सॉरी, इन्वायरमेंटल रहेगा मेरे पास से। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आप ये बिजनेस इन्वायरमेंट, पहले आपने अपना माइक्रो इन्वायरमेंट देखा, फिर आपने माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर ये 5 फैक्टर्स और देखे। इन्वायरमेंटल को हटा दूँ तो उसके ऊपर क्या है इन्वायरमेंटल, कि आपको अपने आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कि आपकी कोई फैक्ट्री है उससे प्रदूषण होता है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने चाय वाले का एग्जांपल लिया था, कैफ़े का एग्जांपल लिया था। अगर वो डिस्पोजल्स फेंकेगा, इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि वो सोसाइटी में गंदगी फैला रहा है। हो सकता है वो, क्योंकि डिकम्पोज होना नहीं है, कोई उठा के ले जाएगा नहीं, तब तक साफ होगा नहीं, तो गंदगी फैलेगी, उसके कारण बीमारियां फैल सकती है। तो ये इन्वायरमेंट का ध्यान रखना भी आपका काम हो सकता है। किस तरीके से आप अपना जो वेस्टेज है उसे कैसे बाहर निकालते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो ज़रा ज़्यादा मायने रखता है इसके लिए। तो पॉलिटिकल सीख लिया, इकोनॉमिकल सीखा, सोशल के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखी, टेक्नोलॉजी के अंदर आसपास की टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट के अंदर आपको वातावरण का ध्यान रखना है, ये इसमें ही ध्यान रखना। इन्वायरमेंट का मतलब सब में वही मत लिख के आ जाना। लीगल का मतलब आसपास लीगल सिचुएशंस क्या है, नए नए कानून क्या आ रहे हैं, आपके बिजनेस पे कौन सा कानून कैसे असर डालता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ी, माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ा, मिक्रो इन्वायरमेंट पढ़ा, इंटरनल एनालिसिस कैसे करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके पहले हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देखा। अब हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें एक ही प्रोडक्ट के आसपास है, आप क्या बेचने वाले हैं उसके ऊपर। बिजनेस प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट बोलते ही ये मत समझ लेना कि कार, बाइक, स्कूटर वगैरह की ही बात हो रही है। अभी क्लियर कर देता हूँ। अ प्रोडक्ट कैन बी आइदर अ गुड और अ सर्विस, इट माइट बी फिजिकल गुड और सर्विस और एन एक्सपीरियंस। क्या क्या बोल रहे हैं, फिजिकल गुड भी हो सकता है। फिजिकल गुड क्या होते हैं, कार हो गई, बाइक हो गई, आपके जो सामान है, ग्रोसरी सामान, जिसको भी आप टच कर सकते हैं, वो जिसको भी छू सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल गुड।
सर्विस क्या होगी? बैंकिंग सर्विसेज है। आपको क्या पैसे की सर्विस मिल रही है ना, कि आप कहीं पे पैसा रखते हैं, उसमें से ज़्यादा पैसा मतलब आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, या तो फिर आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डलवाना हो, या तो आपके बिजनेस अकाउंट को संभालना हो। ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है। तो ये भी एक मतलब आपका प्रोडक्ट ही है कि आप इसको बेच के पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि बैंक इसके ऊपर चार्जेस लेती है आपसे। कि मान लीजिए आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो वो है तो फिजिकल फॉर्मेट में, एक बार दे दिया उसके पैसे लेना ठीक है, लेकिन हर साल आपसे उसके कुछ चार्जेस काटे जाते हैं, क्योंकि आपने उसको कितनी बार यूज़ किया, कितनी बार पैसे एटीएम से विड्रॉ करे, तो ये सर्विसेज है जिसके चार्जेस होते हैं। तो जिस भी चीज़ के लिए आप अगर कुछ बेच के उससे पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो बिजनेस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो छू सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट तो आ गया, सर्विस भी आ जाएगी, साथ ही साथ एज एन एक्सपीरियंस भी। कि मान लीजिए आप कहीं म्यूजियम में गए, वाटर पार्क्स होते हैं, आप वहाँ पे कोई जाके, भाई आपको कोई सर्विस तो नहीं मिल रही ना, एक एक्सपीरियंस जीने को मिल रहा है कि म्यूजियम में गए तो मैं पुरानी चीज़ें देख पाऊंगा, नई नई चीज़ें देख रहा हूँ, तो एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ रह जाएगा हमेशा। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी, उसके लिए भी टिकट रहता है कि आप म्यूजियम में जाते हैं ना, उसके लिए टिकट्स रहते हैं। जैसे आप राजस्थान में देखेंगे ना, तो काफ़ी सारी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिसके लिए टिकट पे, मतलब आप अंदर जाएंगे तो आपको पहले टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर अंदर जाएंगे और आप बस घूम सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आसपास का माहौल क्या है, वहाँ पे क्या नई चीज़ें हैं, पहले के ज़माने में कौन सी चीज़ें कैसे होती थी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये एक एक्सपीरियंस है, लेकिन पैसे तो इसके भी चार्ज हो रहे हैं, तो ये एक बिजनेस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बिजनेस प्रोडक्ट एक गुड भी हो सकता है, फिजिकल गुड, एक सर्विस भी हो सकती है, साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट क्या है, कि बिजनेस प्रोडक्ट जो है उसे पहचानेंगे कैसे कि ये बिजनेस का ही प्रोडक्ट है। देखो, ही मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव उसका आधार कार्ड, वैसे ही बिजनेस प्रोडक्ट का आधार कार्ड क्या है, उसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले, प्रोडक्ट्स आर आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। या तो ऐसे हो सकते हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, फील किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। और इनटेंजिबल क्या होते हैं? जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब इनटेंजिबल का एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो ट्रेडमार्क जो रहता है ना कंपनी का, वो असेट है। फिर आपके जो राइट्स हो गए, मतलब मान लीजिए मेरी जो मूवी है, अगर मेरे को वो नेटफ्लिक्स पे बेचना है, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने एक मूवी बनाई और वो मैं नेटफ्लिक्स पे बेचता हूँ, तो मैं अपने राइट्स सेल कर रहा हूँ। तो राइट्स एक इंटेंजिबल एसेट है मेरा, लेकिन मैं उसे बेच रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस प्रोडक्ट हो गया ना, कि मैं राइट्स बेचता हूँ। एक ऑथर अपनी बुक लिखता है, तो वो उसके राइट्स बेचता है, वो हर बार बुक बना के नहीं बेचेगा, वो बस उसने जो कहानी लिखी है ना, उस कहानी को, अपनी सोच को बेचता है कि भाई ये है, आप प्रिंट करिए और बेचिए, और हर बुक पे मेरे को रॉयल्टी देना। तो ये आपने क्या किया, एक बिजनेस प्रोडक्ट बना लिया, जिसे आप छू नहीं सकते हो, लेकिन वो है, उसकी प्रेजेंस है और उससे आपको फायदा होता है। तो टेंजिबल भी हो गया, इनटेंजिबल भी हो गया। प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस। हर प्रोडक्ट की कीमत होती है, इंसान की हो ना हो, लेकिन प्रोडक्ट की कीमत ज़रूर होती है जो आप बेचते हैं मार्केट के अंदर। तो द डायनेमिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम और सर्विस। और इस प्रोडक्ट की कीमत कैसे डिसाइड होगी, कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना है। अगर लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं आपके प्रोडक्ट की और सप्लाई आपका कम है, तो फिर कम लोगों को आप इतना ही माल है तो इतने लोगों को बेच पाएंगे, इतने खाली रहेंगे। तो फिर आपने देखा होगा ना कि अगर एक चीज़ 10 लोगों को चाहिए ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 लोग बोली लगाना चालू कर देते हैं। वैसे ये डिमांड और सप्लाई का डायनामिक्स भी रहता है कि डिमांड आपके प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा रहेगी उसके हिसाब से आप प्राइस रखेंगे, और सप्लाई अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से प्राइस होगी। तो ये डायनामिक से ही डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, लेकिन हर प्रोडक्ट की कीमत होती है। फिर प्रोडक्ट है सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फेक्शन। आपका जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे मैं मेरे लैपटॉप के लिए मैं ये माउस यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा पेड खराब हो जाए, जो मैं पेड यूज़ करता हूँ, या वो थोड़ा फिजिबल नहीं कि मैं उसको बार बार ऐसे कैसे करूँगा, मतलब मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं इसको माउस को यूज़ करता हूँ अपने ईजी के लिए। तो मेरे को इससे क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसकी क्या बस क्या फीचर है कि मैं इसको आराम से कहीं से भी घुमा सकता हूँ, कभी भी एक क्लिक करके आगे पीछे कर सकता हूँ, मेरा पेड भी खराब नहीं होगा, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है या फीचर्स है जिससे मेरे को फायदा होता है। वैसे ही आपके पास मोबाइल होगा, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप उसमें इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हैं, आप उसमें लेक्चर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं कैमरा में। तो आपको कुछ फीचर्स मिले ना, जिसके बदले आप पेमेंट करते हैं। तो फीचर्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट एज द डिटरमाइन प्रोडक्ट्स प्राइस। आपको कितने फीचर्स मिलते हैं ना, आप उसी की तरह उसके ऊपर प्राइस देते हैं। भाई देखो, मेरे को अगर ये कोई बॉक्स देगा तो इसकी कीमत मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई फीचर्स नहीं है, ये बस एक कवर है। तो मैं इसके क्या ज़्यादा पैसे दूंगा क्या? नहीं।
लेकिन इसी बॉक्स के अंदर अगर कोई माइक रख के देगा तो मैं ले लूँगा ना भाई, क्योंकि उसके अंदर ऐसे फीचर्स है जो मेरे काम के हैं और उसी से उसकी कीमत डिसाइड होती है। एंड बिजनेस अल्टर फीचर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। बिजनेस क्या करते हैं ना, अपने जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लीजिए ये माउस है, आजकल आपने देखा होगा कि वायरलेस माउस भी आने लग गए हैं। वायरलेस माउस के साथ साथ उसमें डिजाइन ऐड करने लग गए हैं। ट्रांसपेरेंट माउस आता है जिसमें आपको दिख रहा होता है, तो फैसिनेटिंग होता है। तो नए नए फीचर्स अल्टर करते हैं, अल्टर मतलब चेंजेस करते रहना अपने बिजनेस प्रोडक्ट में, ताकि उसके फीचर्स एडवांस हो जाए और लोग ज़्यादा खरीदें। तो आपका जो बिजनेस प्रोडक्ट होता है ना, उसके अंदर हमेशा कुछ फीचर्स होंगे जिसके बेसिस पे आप उसे बेचते हैं, जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है जो उसे खरीदता है। फिर आगे है अपना द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट विल डिस्टिंग्विश इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन, डिजाइन, क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। कौन कौन सी चीजें? फंक्शन हो गए। क्वालिटी, क्या मैं इसे मार रहा हूं तो टूट रहा है क्या, स्क्रैच आसानी से आ जा रहा है क्या। साथ साथ डिजाइन मेरे को पसंद आ रही है या नहीं। मैंने बोला ना अभी माउस अलग अलग डिजाइन के आने लग गए हैं। फिर क्वालिटी की अपन बात कर चुके हैं। एक्सपीरियंस, अब मेरे को ये वाला माउस चलाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा या वायरलेस माउस हो जो अच्छी क्वालिटी का भी हो, साथ ही साथ उसमें डिजाइन भी हो कुछ, तो वो यूज़ करने में ज़्यादा फील आएगा, तो मैं उसके लिए ज़्यादा पैसा देना चाहूँगा। ये माउस उससे के कंपेरिजन में सस्ता मिलेगा। तो प्रोडक्ट की कुछ फीचर्स होते हैं जो कस्टमर्स को डिलीवर देते हैं, सेटिस्फेक्शन डिलीवर करते हैं, और उसी के हिसाब से उसकी प्राइस भी डिसाइड होती है। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट इज पाइवोटल फॉर द बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस के लिए काफी जरूरी है। कारण क्या है, आप जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आप कैसे कर पाएंगे अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं है। फाइनेंस ला रहा हूं बनाने प्रोडक्ट के लिए ना, बना रहा हूं, बनाऊंगा कैसे अगर प्रोडक्ट ही नहीं बनाना। अगर आपके पास कुछ बनाने का पर्पज ही नहीं, कुछ बनाना ही नहीं है, तो प्रोडक्शन की फैक्ट्री का काम क्या है भाई। सेल्स करोगे किस चीज की, मार्केटिंग करोगे किस चीज की। तो बिजनेस प्रोडक्ट तो इज मस्ट। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सबसे जरूरी है। तो प्रोडक्ट इनेबल्स प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स एंड अदर बिजनेस प्रोसेसेस। सारी बिजनेस प्रोसेसेस में प्रोडक्ट का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जितना अच्छा प्रोडक्ट उतनी अच्छी ये सब चीजें भी हो पाएगी। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो ये सब चीजें नहीं हो पाएगी। प्रोडक्ट खराब है तो भी ये सब चीजें बेकार हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कि अगर मैं कोई इतना घटिया माउस बेच रहा हूँ इसमें ना वायरिंग ढंग की होती, मान लीजिए वायरिंग में प्रॉब्लम होती, कोई कंपनी अच्छे से बना ही नहीं पा रही है, डिजाइन सही नहीं है, ये जो इसका रोटेटर होता है मान लीजिए ये सही से नहीं लगा हुआ है, तो फिर प्रोडक्ट ही घटिया है। तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, आप शाहरुख खान से प्रोडक्ट बिकवा लो, नहीं खरीदेगा कोई। फिर प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिजनेस एक्टिविटीज। तो प्रोडक्ट ही एक मेन कारण है जिसके कारण ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज चलती है। जितना अच्छा प्रोडक्ट उतने अच्छे से आपकी बिजनेस एक्टिविटीज चलती रहेगी। फिर अ प्रोडक्ट हैज ए यूजफुल लाइफ। हर प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ रहती है। ये एक समय तक चलेगा। ज़्यादा यूज़ करूंगा, रफ एंड टफ यूज़ करूंगा, इसके नीचे की ये स्क्रीन खराब हो सकती है, ये लाइट एक टाइम के बाद इसका सेंसर खराब हो सकता है, तो इसकी यूजफुल लाइफ रहती है। एवरी प्रोडक्ट हैज यूजेबल लाइफ आफ्टर विच इट मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो मेरे को इसकी जगह दूसरा माउस लेके आना पड़ेगा। लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को बदलना पड़ेगा उसको एक टाइम के बाद में, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। उससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, वो गिरते चले जाएगा। एज वेल एज लाइफ साइकिल आफ्टर विच इट इज टू बी री इन्वेंटेड और मे बी सीज टू एग्जिस्ट। या तो रिप्लेस कर दूंगा या तो इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दूंगा। चेंजेस कैसे, मैं इसको ठीक करवा लूंगा भाई, रिपेयर करवा लूंगा। थोड़ा बहुत ही अगर कुछ बिगड़ा है तो नया थोड़ी खरीदूंगा, सुधार लूंगा। या तो फिर मैं उसको बेच दूंगा, बात खत्म, कि ये जाएगा भंगार में, उससे मेरे को पैसे मिलेंगे बस उतना। कितने 2-5 रुपए दे देगा इसका तो कोई भी। तो अगर आप इन 2-5 रुपए के अंदर नहीं आना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो कोर्स है आपका सीए का वो अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज इतना ही। कल मैं आपको कुछ और नई चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको मदद करेगी अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में। आज के जो टॉपिक्स थे और कल के जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, कल मैं उसका पहले क्विक रिवीजन लूँगा, और कल आपका लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, उसके अंदर मैं ज़्यादा टॉपिक्स कवर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि सेकंड चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लूँ, और उसके अगले लेक्चर में हम ताकि क्वेश्चंस भी कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय। मेहनत करती रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल।